दूर से धूल उड़ाते हुए विगो जब नजर आई तो सब एकदम से खड़े हो गए। वो तकरीबन 1 घंटे से अरबाज खानज़ादा के मुंतज़िर थे, लेकिन अरबाज खानज़ादा को तो दुश्मन का इंतज़ार करवाना बहुत पसंद था। वो एक शान से अपने कज़न्स और अपने गार्ड समेत गाड़ी से उतरा और लंबे लंबे डग भरता हुआ सामने खाली चारपाई पर बैठ गया, जो खासकर उसके और उसके साथियों के लिए रखी गई थी। उसके बैठते ही जिरगे के तमाम अफराद भी बैठ गए थे। मुझे खून बहा में तुम्हारी छोटी बेटी सनाबिल चाहिए, बिना कोई तमहीद बांधे सवाल और जवाब किए और मुकाबिल के बाद सुने अरबाज खानज़ादा ने अपना फैसला सुना दिया था। अरबाज खानज़ादा के अल्फाज पर पूरे जिरगे में सन्नाटा छा गया। खानज़ादा इस तरह की बात करेगा, यहाँ तक कि उसके साथ आने वाले उसके साथियों को भी नहीं मालूम था कि अरबाज खानज़ादा इतनी बड़ी बात बोल देगा। यकीनन ये मुकाबिल के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भरे जिरगे में उसकी बेटी का नाम इस तरह से पुकारा जाए। ये उसकी गैरत पर कारी वार था और ये वार अरबाज खान ने जब किया तो मुनव्वर शाह को लगा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। खून बहा में बेटियां देने वाला रिवाज कब का ख़त्म हो चुका है अरबाज। तुम्हें मेरे हिस्से की जितनी ज़मीन चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी का नाम मत लो। जब्त के घूंट पीते हुए मुनव्वर शाह बोला था और उसकी शक्ल लेकर अरबाज खान सिफाती से मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर मुझे जो करना है मैं कर गुजरूंगा। अरबाज खानज़ादा कहता हुआ फ़ौरन से उठा और उसके साथी भी एक झटके से उसके साथ खड़े हो गए। कुछ कर गुजरने का मतलब था कि मुनव्वर शाह के इकलौते बेटे नादिर शाह को जान से मार डाला, जिसको वाक़े के फ़ौरन बाद ही मुनव्वर शाह ने मुल्क से बाहर भिजवा दिया था। अरबाज खानज़ादा से कहा कि वो फ़रार हो गया है और उसकी पहुँच में नहीं है। रुको अरबाज, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, अपनी सारी ज़मीनें देने को तैयार हूँ और बस मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। मेरा एक ही बेटा है और मेरी पूरी नस्ल उसी से चलनी है। बहुत मन्नत और मुरादों के बाद पैदा हुआ था, गलती हो गई उससे। वो तुम्हारे भाई को मारना नहीं चाहता था, बस गलती से गोली चल गई। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ और हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। मुनव्वर शाह फ़ौरन से खड़ा हो गया था। आज वो एक भिखारी की मान लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अरबाज जो कहता है वो कर गुजरता है। बेटा दो या बेटी दो, बात ख़त्म। अरबाज खान ने मुनव्वर शाह की आंखों में देखते हुए कहा, सनाबिल तुमसे बहुत छोटी है, उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और कानूनी तौर पर वो अभी शादी के लायक भी नहीं है, जब तक कि वो 18 की नहीं हो जाती। मुनव्वर शाह ने बेबसी से कहा था, कातल का बाप मुझे कानून सिखा रहा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अरबाज खानज़ादा ने करज दी हुई आवाज़ में कहा, तुम बैठो, हम बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मुनव्वर शाह ने कहा, लेकिन वो रुका नहीं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मुनव्वर शाह का दिल डूबने लगा। ठीक है, मैं सनाबिल तुम्हारी निकाह में देने के लिए तैयार हूँ। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुनव्वर शाह ने फैसला कर लिया। उसकी बात सुनकर अरबाज खानज़ादा के कदम एकदम से रुक गए। उसने मुड़कर अरबाज खान की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। निकाह अभी इसी वक्त होगा। अरबाज खान ने वापस चारपाई पर बैठते हुए कहा, मुझे थोड़ी मोहलत तो दो अरबाज, घर वालों से तो बात करने दो, उसकी माँ से बात करने दो। और मुनव्वर शाह ने एक बार फिर से झुके हुए कंधों के साथ कहा था, जब फैसला हो चुका है तो मशवरे का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लड़की मेरे हवाले करो और जिरगा ख़त्म करो। अरबाज खानज़ादा ने गुस्से से कहा, अरबाज अगर तुम जिरगे में आए हो तो पहले जिरगे वालों की भी सुन लो। जिरगे में बैठे हुए एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, मैं यहाँ किसी के सुनने नहीं आया, बल्कि अपना फ़ैसला सुनाने आया हूँ, और मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैं तो बदला चाहता था और नादिर की जान चाहता था। ये तो आप लोगों के जोर देने पर आ गया कि आप लोग बुजुर्ग हैं, आपकी बात नहीं टाल सका, वरना मेरे लिए तो खून का बदला खून है। और बस फिर भी शुक्र करें कि मैं नादिर के बजाय उसकी बेटी को अपने निकाह में मांग रहा हूँ। ये मेरा सिर्फ है, ज़मीनें मेरे पास बहुत हैं, मुझे ज़मीनों की ज़रूरत नहीं। अरबाज खानज़ादा साहब ने कहा तो जिरगे में खामोशी छा गई। बहराम, अपनी चाची से कहो कि सनाबिल को तैयार करें। मुनव्वर शाह ने अपने छोटे भतीजे को हुक्म देते हुए कहा। वो फौरन घर की जाने भागा था। सनाबिल बेटा इधर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सनाबिल जो अपने स्कूल का होमवर्क करने में मसरूफ़ थी, अचानक से जब चची ने दरवाज़ा खोलकर बताया तो वो थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि चची का चेहरा उतरा हुआ था और फिर भी वो होमवर्क की कॉपी बंद करके बाहर आई तो देखा कि सिर्फ चची का नहीं बल्कि घर में मौजूद तमाम अफराद के चेहरे उतरे हुए थे और उसकी माँ सारों की तरह आंसू बहाए जा रही थी। क्या हुआ, आप सब ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हैं? सनाबिल ने फटी फटी आंखों से सबको देखा और सवाल किया। बेटा आज तुम्हारी शादी है,
अभी तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। और चाची ने परेशानी से कहा तो सनाबिल खुशी से उछल पड़ी। वाह, मेरी शादी है, मज़ा आएगा। यानी कि मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी और मैं दुल्हन बन जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझे दुल्हन बनने का कितना शौक है। सनाबिल के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। सब उस मासूम बच्ची को हैरत से देख रहे थे जो दुल्हन बनने का शौक रखती थी और खुश हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। और ज़हरा, तुम सनाबिल को तैयार करो, वक्त बहुत कम है। अरबाज खानज़ादा घाट लगाए बैठा है। अरमीना चची ने अपनी बेटी ज़हरा को हिदायत दी और ज़हरा भी खामोशी से सनाबिल को बाजू से पकड़कर अंदर ले गई और अच्छा सा जोड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे पहन लो और चादर ओढ़ लो। ये क्या बात हुई? आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनूंगी। मुझे लाल रंग का लहंगा चाहिए, बहुत सारी चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी चाहिए, बहुत हैवी मेकअप करना है। हाय अल्लाह, मुझे बड़ा शौक है दुल्हन बनने का। जब भी मैं ड्रामे में दुल्हन देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं भी दुल्हन बन जाऊँ। और वो जो नया ड्रामा आया था ना जिसमें मेरी उम्र की लड़की दुल्हन बनी हुई थी, हाय अल्लाह, कितने मज़े का ड्रामा था। सनाबिल पुरजोश होते हुए बोली, उस ड्रामे के दुल्हन में और तुम में बहुत फ़र्क है। ये ज़िंदगी है सनाबिल, ड्रामा नहीं है। और जिन हालात में तुम्हारा निकाह होने जा रहा है और जिस शख्स से तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, ये खुशी की बात नहीं है, परेशानी की बात है। ज़हरा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। ज़हरा उसकी शादीशुदा कज़न थी। यकीनन मेरा दूल्हा भी इसी ड्रामे के दूल्हे की तरह प्यारा होगा। सनाबिल खुश होकर बोली, तुम्हारा दूल्हा तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है सनाबिल। मैं तो परेशान हूँ कि वो तो तुम्हें चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। अंदर आती सकीना पुप्पो ने कहा, क्या मतलब, मेरी शादी किसी बुढ़े से हो रही है? सनाबिल जो आईने के सामने दुपट्टा अपने सर पर लेके दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही थी, एकदम से दुपट्टा नीचे फेंक कर बोली, बुढ़ा तो नहीं है, 27 साल का अच्छा खासा मर्द है, लेकिन तुमसे तो बड़ा है ना। पुप्पो ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे दुल्हन बनाए, मुझे अच्छे से तैयार करो। वो खुशी से बोली, अच्छा, मैं तुम्हें कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल कर देती हूँ। अपना जोड़ा देती हूँ, शायद कोई तुम्हें बुरा आ जाए। तुम्हारा और मेरा कद तो बराबर ही है। ज़हरा ने कहा और अपने कमरे में चली गई। वहाँ से एक लाल रंग की मैक्सी निकाल कर सनाबिल को दे दी। हाय अल्लाह, इस मैक्सी पर तो मेरा कब से दिल आया हुआ था। सनाबिल ने फ़ौरन से मैक्सी ज़हरा के हाथ से ली और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद वो निकली तो लाल रंग की मैक्सी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सकीना पुप्पो और ज़हरा ने हैरत से उसको देखा। अभी तो उसने मेकअप ही नहीं किया था और वो इतनी प्यारी लग रही थी। मेकअप करने के बाद तो गज़ब ढाएगी। पुप्पो दिल ही दिल में परेशान हो गई। ज़हरा ने उसको हल्का सा मेकअप किया तो वो नाराज़ हो गई। ये क्या ज़हरा आपी, ये आपको कोई ब्राइडल मेकअप लग रहा है? सनाबिल ने मुंह बनाते हुए कहा, बस इतना मेकअप काफ़ी है, बगैर मेकअप के ही इतनी प्यारी लग रही थी। अब हल्के से मेकअप से तो हुस्न दुबाला हो गया है। इतना ही तैयार होकर अरबाज खानज़ादा तुम पर कुछ रहम भी कर सके। पुप्पो ने कहा और बाहर निकल गई। उनको क्या मसला है, शादी मेरी हो रही है, मैं खुश हूँ। सनाबिल ने नाराज़गी से कहा और फिर से आईने की तरफ देखा। अच्छा ज़हरा आपी, मैंने सुना है कि शादी के बाद बहुत सी दावतें मिलती हैं, मुझे भी दावतें मिलेंगी ना? हाय अल्लाह, मुझे तो खाने पीने का भी बहुत शौक है। शुक्र है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। सनाबिल मासूमियत से बोली जा रही थी और ज़हरा का दिल टूट रहा था। थोड़ी ही देर में वो तैयार हो गई और उसे बाहर लेकर जाया गया। मौलवी ने पर्दे के पीछे ही उससे उसकी मर्ज़ी पूछी थी और उसने खुशी से कबूल है बोला। उसकी माँ अभी तक रोए जा रही थी और उसे अपनी माँ के रोने का बस यही मतलब समझ में आ रहा था कि बेटी की शादी पर माँ बाप रोते ही हैं, और इस चीज़ को नॉर्मल ही समझ रही थी। अरबाज खानज़ादा की गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो अपनी मनकुहा का मुंतज़िर था और मुनव्वर शाह के घर के अंदर तो जैसे सिर्फ मातम बच चुका था। रो रो के तमाम हवेली वालों की हालत हो गई थी और वो बोली कि मुझे पता है कि दुल्हन की रुखसती पर सब रोते हैं, लेकिन इतना नहीं रोते यार, थोड़ा बहुत रो लेते हैं। और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, आऊँगी ना कल दावत पे। उसने अपनी माँ जरदाशा बेगम को गले लगाते हुए कहा, लेकिन माँ की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। चाची जी जल्दी करें, अरबाज भाई बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा नहीं रुक सकते। सनाबिल को उनके हवाले कर दीजिए। 17 साला बहराम ने सनाबिल की तरफ देखते हुए कहा। शायद बहराम के अंदर भी कुछ टूट चुका था। वो सनाबिल को पसंद तो नहीं करता था शादी के लिए, बस उसकी माँ उससे कहती थी कि उसकी शादी सनाबिल से होगी, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था कि इतनी प्यारी लड़की की शादी इतने बड़े उम्र के आदमी से हो गई है। अरबाज खानज़ादा की उम्र तो शादी की थी, लेकिन सनाबिल की उम्र गुड़ियों से खेलने की थी। सनाबिल के ऊपर सकीना पुप्पो ने बड़ी सी काली चादर डाल दी और उसे आराम से अरबाज खानज़ादा की गाड़ी में बिठा दिया गया और वो अरबाज खानज़ादा की हवेली की तरफ अब रवां दवां थी। वो अरबाज खानज़ादा की हवेली में दाखिल हुई तो देखकर परेशान हो गई
क्योंकि कोई भी उसके इस्तकबाल के लिए नहीं खड़ा था। अभी भी वो स्याह रंग की चादर में थी, लेकिन जालीदार चादर से उसे इतना तो नज़र आ रहा था कि कोई भी इस्तकबाल के लिए नहीं आया। चादर के अंदर से ही उसने परेशान हाल नज़रों से अरबाज खानज़ादा की तरफ देखा। अरबाज खानज़ादा सीधा उतरा और हवेली के अंदर चला गया। उसने एक नज़र सनाबे पर डालना भी गवारा न किया। वो परेशान हो गई कि अब क्या करे। इतने में हवेली की एक मुलाजिम आई और उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले गई, जहाँ पर अंदर सोफे पर सुल्ताना बेगम विराजमान थी। मासूम सी बच्ची अब घूंघट पलट कर सबको देख रही थी। सुल्ताना बेगम के साथ ख़ानदान की और भी औरतें बैठी थी जो खून बहा में आई लड़की को देखने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। ये लड़की तो बहुत छोटी है, एक औरत ने सरगोशी की। उसका और अरबाज का कोई जोड़ नहीं। कहाँ अरबाज जैसा जवान मर्द और कहाँ ये छोटी सी बच्ची, ये तो जुल्म है। दूसरी औरत ने सरगोशी की तो सुल्ताना बेगम ने गहर आलूद नज़रों से उन औरतों को देखा। जुल्म वो है जो मेरे साथ हुआ है। मेरे जवान जहान बेटे को उसके भाई ने मौत के घाट उतार दिया। अब मैं बताऊंगी कि जुल्म क्या होता है, सुल्ताना बेगम ने कहा और फ़ौरन उसे आगे बढ़कर सनाबिल का गला घूंटने लगी, उसकी चादर से जो उसकी पुप्पो ने उसे उड़ाई थी। सनाबिल उस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। वो एकदम से अपने आप को बचाने के लिए हाथ पाँव मारने लगी और अब बुरे तरीके से खांस रही थी। लेकिन सुल्ताना बेगम की गिरफ्त मजबूत थी और वो चीखना चाहती थी लेकिन चीख नहीं पा रही थी। बेगम साहिबा रहम करें, छोटी सी बच्ची है। मुलाजमा नूरी की आवाज़ सुनाई दी तो अरबाज खानज़ादा जो अपने कमरे में थकन से चूर लेट गया था, अचानक से लपका और तेज़ी से कमरे से बाहर आया। सामने का मंजर देखकर अरबाज खानज़ादा के 14 तबक रोशन हो गए थे। उसकी सौतेली माँ सुल्ताना बेगम, जिसकी वो बहुत इज्जत करता था, वो उस मासूम सी बच्ची का गला दबाने में मसरूफ़ थी। अम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ें इसे। अरबाज खानज़ादा आगे बढ़ा और सनाबिल को अपने हिसार में लेते हुए उसे छुड़वा गया। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी, इसके भाई ने मेरे बेटे को मारा है। सुल्ताना बेगम की आंखों में खून उतर आया था। अम्मा जान, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आपने कहा कि मैं खून बहा में इस लड़की को मांगूं। मैंने आपकी बात मानते हुए इससे निकाह किया है, इसे इस हवेली में लेकर आ गया। हालांकि मैं इतनी छोटी बच्ची को निकाह में लाने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन मैंने आपकी बात का भरम रखा। वो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ मेरा भरम रखेंगी। मुझे भी गुस्सा है, लेकिन उस लड़की पर नहीं, उसके ख़ानदान पर, उसके भाई पर और उसके बाप पर। इस लड़की को मैं यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया कि इसको तकलीफ़ दूँ। मैं इसको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि पीछे उसके घर वालों को तकलीफ़ दूँ। ये ना समझिए, और वो लोग समझदार थे। सज़ा के मुस्तहिक वो लोग हैं, ये लड़की नहीं। अरबाज ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा तो सुल्ताना बेगम का गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में आ गया, क्योंकि वो अरबाज की नरम तबीयत से वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि अरबाज खानज़ादा किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। उसी के कहने पर वो ये सब कर रहा है। और नूरी, तुम इस लड़की को मेरे कमरे में लेकर जाओ। अरबाज खानज़ादा ने सनाबिल की तरफ देखे बगैर ही नूरी से कहा। नूरी सनाबिल को अंदर ले गई। अरबाज अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और उनके कांधे पर हाथ रखकर आराम से उनको समझाने लगा। अम्मा जान देखें, हम लोग जालिम नहीं, वो लोग जालिम हैं। कत्ल उन्होंने किया है, हमने नहीं किया। ना तो हम कातिल हैं और ना ही हम जालिम और जाबिर हैं। मेरा मकसद एक मासूम जान को सज़ा देना नहीं। अम्मा जान, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि मैं सिर्फ उस लड़की को इसलिए लेकर आया हूँ कि मुनव्वर शाह अपनी बेटी के लिए तड़पता रहे, जिस तरह मैं अपने भाई के लिए तड़प रहा हूँ। इस बात को समझे अम्मा जान, अपने और उनके बीच में फ़र्क करें। हमारे और उनके बीच में यही फ़र्क है कि वो जालिम है और हम जालिम नहीं, बस। अरबाज खानज़ादा ने आराम से कहा तो सुल्ताना बेगम खामोश हो गई, लेकिन वो सिर्फ अरबाज के सामने खामोश थी, वरना उनके अंदर जो आग जल रही थी उससे अरबाज वाकिफ़ न था। अपनी माँ को समझाने के बाद अरबाज हवेली से बाहर चला गया और उसे कोई ज़रूरी काम था। वो सारा दिन ही तकरीबन बाहर रहा। वैसे तो वो थक चुका था और दिन को भी उसने आराम नहीं किया था, लेकिन आजकल उसे आराम कहाँ था। वो दिन भर मसरूफ़ ही रहता था और कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। काफ़ी अरसे से वो शहर को छोड़कर गांव में बैठा हुआ था, और सिर्फ इसलिए कि उसका छोटा भाई कत्ल हुआ था, और वो तब से लेकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वो बदले की आग में जल रहा था और उसे नादिर की जान चाहिए थी बदले में, लेकिन नादिर था जो उसके भाई को कत्ल करने के बाद ऐसा रूपोश हुआ कि उसका साया भी किसी को न मिला। वो कत्ल गारत पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो इस बात को अपना हक समझता था कि अगर किसी ने नाहक उसके छोटे भाई को मारा तो उसका हक बनता है कि वो खून का बदला खून से ले, और इस बात का हक उसे उसके मज़हब ने दिया था। यहाँ पर कानून के पास जाने का कोई रिवाज ना था, और वो भी दूसरों की तरह रिवाजों का पाबंद था। यहाँ पर फैसले कानून नहीं बल्कि जिरगे किया करते थे, आपस में ही सुलह सफाई का बीच का रास्ता निकालते थे। जिरगे की पूरी कोशिश ये होती थी कि
खून खराबा ना हो। जिरगा कब से अरबाज खान ज़ादा को दावत दे रहा था कि कोई बीच का रास्ता निकालो, लेकिन सुल्ताना बेगम रोज़ाना अरबाज खान ज़ादा को ये सबक पढ़ाती कि उसने अपने भाई का खून माफ़ नहीं करना और उसे खुद अपने हाथों से मारना है। और यही बात अरबाज के दिल में भी थी। कहीं कहीं उसको लगता था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, लेकिन यहाँ कानून ना था और यहाँ सदियों से रस्म रिवाज चलते आ रहे थे। सुल्ताना बेगम हर रोज़ अरबाज को जिरगे में जाने से मना करती, लेकिन बिलाखिर बरादरी का इतना प्रेशर पड़ गया कि उसको जाना ही पड़ा। और फिर सुल्ताना बेगम को पता था कि कुछ न कुछ बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो सुल्ताना बेगम ने अरबाज खानज़ादा से कहा कि या नादिर की जान लेना या फिर उसकी छोटी बहन को अपने निकाह में लेना, खून बहा के बदले, लेकिन न पैसे की शर्त रख के आना और ना ही किसी और चीज़ की। अरबाज ने उनकी बात मानते हुए सनाबिल को अपने निकाह में मांग लिया था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अरबाज ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान था। वो अपने कामों में सारा दिन घर से बाहर मसरूफ़ तो रहा, लोगों से मेल जोल करता रहा और उनके मसाइल भी सुनता रहा। तो दोस्तों यारों के पास भी रहा, लेकिन उसके जहन में सुबह वाला वाक़या चल रहा था। अंदर ही अंदर उसको परेशानी थी कि दोबारा से सुल्ताना बेगम सनाबिल के साथ कुछ ऐसा न कर दें कि वो कभी अपने आप को माफ़ न कर पाए। सारे दिन का थका हारा अरबाज खानज़ादा जब घर में दाखिल हुआ तो तमाम हवेली के मकीन सो चुके थे। थकन से चूर जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मासूम सी सनाबिल अभी तक उसी सुर्ख रंग के जोड़े में बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझल थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों जाग रही थी अब तक। उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और लंबे लंबे डग भरता हुआ सनाबिल के करीब आ गया। उसके करीब आकर वो बैठ गया और सनाबिल फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अरबाज ने सवाल किया। आपने खुद ही तो मुलाजमा को कहा था कि मुझे आपके कमरे में ले जाए। ज़ाहिर सी बात है, मैं आपकी दुल्हन हूँ तो आपके कमरे में ही आऊँगी ना। सनाबिल मासूमियत से बोली। अच्छा, तो फिर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? जाग क्यों रही हो? इतनी रात हो गई है। अरबाज ने अपने हाथ से घड़ी उतारते हुए उससे सवाल किया। मैं आपका इंतज़ार करते सो गई थी, लेकिन अब फिर से जाग गई हूँ। दुल्हन को मुँह दिखाई दी जाती है और आपने तो मुझे कोई मुँह दिखाई ही नहीं दी। उल्टा आपकी अम्मा मेरा गला दबाने पर आ गई। कोई भला किसी दुल्हन का इस तरह से इस्तकबाल करता है? मैंने सुना था कि सास जालिम होती है और आज देख भी लिया। अरबाज खानज़ादा ने चौंक कर सनाबिल को देखा। वो उसकी बातों से हैरान हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की फर बोल रही थी। अच्छा, तुमसे किसने कहा कि सास जालिम होती है? अरबाज ने दिलचस्पी से पूछा। तो और क्या, आप लोग जालिम ही तो हैं। एक मासूम सी लड़की को दुल्हन बनाकर भी लिया है, उसे मुँह दिखाई भी नहीं दी, उसका इस्तकबाल भी नहीं किया और ऊपर से उसका गला दबाने बैठ गए। पता है कि मैं सारा दिन रोती रही हूँ, रो रो के मेरी आंखें सूज गई। और इतनी मेहनत से जो ज़हरा आपी ने मेरा मेकअप किया था, मेरा सारा मेकअप वो भी ख़राब हो गया। मजबूरन मुझे मुंह भी धोना पड़ गया। फिर मैंने दोबारा से मेकअप किया। वो मेरे इस सामान में ज़हरा आपी ने मेकअप किट डाल दी थी। मुझे मेकअप का बहुत शौक है ना। मेरे दोस्त ने कहा था कि दुल्हन प्यारी लगेगी तो उसको अच्छी मुँह दिखाई मिलेगी। सनाबिल तोते की तरह बोले जा रही थी और अरबाज खानज़ादा हैरत से उसे देख रहा था। उसकी तो जैसे सारी थकन सनाबिल की मासूमाना बातों से उतर गई थी। वो अब दिलचस्पी से मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो था। लगता है कि तुम्हें दुल्हन बनने का बहुत शौक था, अरबाज खानज़ादा अंदाज़ा लगाते हुए बोला। हाँ ना, यकीन करें, मुझे बहुत शौक था कि मैं दुल्हन बनूं, मेरा दुल्हा मेरा घूंघट उठाए, फिर मेरी तारीफ़ करे और फिर मुझे मुंह दिखाई दे। ये जो ड्रामों के दुल्हा दुल्हन वाले सीन होते हैं ना, हाय अल्लाह, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि क्या बताऊं। सनाबिल ने हसरत से कहा। अच्छा, तो तुम ड्रामे भी देखती हो? अरबाज ने पूछा। हाँ, बहुत शौक से देखती हूँ, सनाबिल बोली। चलिए, तो तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है। अरबाज ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। क्या कहा आपने? सनाबिल ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे आप इतने जालिम लगते तो नहीं। पुप्पो बोल रही थी कि आप मुझे चलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, सनाबिल ने कहा। तो अरबाज उसकी बात पर हैरान हो गया। ऐसी बात नहीं है, मैं जालिम नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। अरबाज अब उसके मासूम चेहरे को देख रहा था और वो इतनी हसीन थी कि उसके दिल में उतरती जा रही थी। हाँ, आपने तो मुझे जुल्म से बचा लिया, वरना आपकी अम्मा तो आज मुझे जान से ही मार देती। वैसे आपकी अम्मा को गुस्सा किस बात का था, समझ में नहीं आया, सनाबिल ने कहा। तो अरबाज खानज़ादा को एहसास हो गया था कि इस लड़की से नादिर की हर बात छुपाई गई है और उसे कुछ भी नहीं बताया गया कि उसके भाई ने कत्ल किया है और उसको फरार कर दिया गया है। तभी अरबाज खानज़ादा को अंदाज़ा हुआ कि ये लड़की मुनव्वर शाह की कितनी लाडली है, जिसे ज़माने की बुराइयों से और चालबाजियों से दूर रखा गया था।
एक पल को अरबाज खानज़ादा को अफसोस हुआ कि इतनी मासूम लड़की को उसने दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया सुल्ताना बेगम के कहने पर। और ऐसे क्या देख रहे हैं, मेरी मुंह दिखाई। जब सनाबिल ने महसूस किया कि वो मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखकर कुछ सोच रहा है तो वो बोली, क्या चाहिए तुम्हें मुंह दिखाई में, बताओ। अरबाज खानज़ादा ने पूछा। यानी कि आप मेरी मुंह दिखाई लाए ही नहीं और अब पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। सनाबिल को मायूसी हुई। हाँ, बस मुझे इस रस्म का नहीं पता था, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कल तुम्हें ला कर दे दूँगा। अरबाज ने कहा तो सनाबिल खुश हो गई। मुझे लैपटॉप चाहिए और बहुत महंगा वाला फ़ोन भी चाहिए। वहाँ तो मैं पुप्पो का फ़ोन इस्तेमाल करती थी ना, मुझे कहते थे कि अभी तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, अभी मोबाइल वगैरह इस्तेमाल न करो, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है ना, तब तो मैं मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और लैपटॉप भी। अच्छा ठीक है, कल तुम्हारे लिए लैपटॉप भी आ जाएगा और नया मोबाइल भी आ जाएगा। और कुछ? अरबाज खानज़ादा अब उसकी मासूमाना बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। नहीं, बस फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मुझे नींद आ रही है, आप अपने कमरे में चले जाएं, मुझे सोना है। सनाबिल ने आने वाली जमाई को अपने हाथ से रोकते हुए कहा, यह कमरा तो मेरा है और तुम मेरी बीवी हो और तुम अब मेरे साथ इसी बिस्तर पर सोगी। अरबाज ने दिलचस्पी से कहा। वो बस उसे देखे जा रहा था और उसको देख देख कर उसके अंदर का मर्द जाग चुका था। वो लड़की थी और लड़की भी जो जायज़ हो, बस मसला ये था कि वो कम उम्र थी अपने कद काट की वजह से और वो बड़ी लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? सनाबिल हैरान हुई। क्यों तुमने ड्रामों में नहीं देखा कि मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हैं, वो भी मुंह दिखाई लेने के बाद? अरबाज ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लैपटॉप सुबह सवेरे ही चाहिए। अच्छा तुम्हें नींद आ रही है ना, ऐसा करो कि मेरी गोद में सर रख कर सो जाओ। अरबाज ने कहा तो वो थोड़ी देर सोचती रही और फिर अरबाज की गोद में उसने सर रख दिया और अगले ही पल वो नींद की आगोश में चली गई। अरबाज ये देखकर हैरान था कि इतनी जल्दी वो सो गई और आहिस्ता से वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। फिर आराम से उसे उसकी जगह पर सुला दिया और खुद अपनी जगह पर आकर लाइट ऑफ करके नींद की वादियों में चला गया था। आयशा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, उन्हें परेशानी से बुखार हो गया था। मुनव्वर शाह उनके सराहने बैठे थे और उनकी अपनी हालत गैर थी। यहाँ पर कैसी आजमाइश आ गई है मुनव्वर, इकलौता बेटा बचाने के लिए इकलौती बेटी को सूली पर चढ़ा दिया, गलती नादिर की और सज़ा सनाबिल को मिली, कैसे माँ बाप हैं हम। आयशा बेगम रोते हुए कहती जा रही थी। मैं मजबूर था आयशा, अगर ऐसा न करता तो अरबाज खानज़ादा नादिर को ढूंढ निकालता और उसे जान से मार देता। कम से कम सनाबिल जिंदा तो है, अपने शौहर के घर में तो है। मुनव्वर शाह ने तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन अंदर से वो खुद भी टूट चुके थे। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हशर किया होगा उन लोगों ने, वो तो बहुत मासूम है, अपनी शादी पर खुश हो रही थी और उसको दुल्हन बनने का शौक़ था, लेकिन उसको क्या पता कि वो ऐसी दुल्हन बनी है जिसे फरसूदा रसूमात की भेंट चढ़ाया जा चुका है। जब उसको इस हकीकत का पता चलेगा तो यकीनन वो हमसे नफरत करेगी। आयशा बेगम ने कहा, बहुत बड़ी आजमाइश है, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है और मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुनव्वर शाह ने कहा, रोने लगे। सुबह सवेरे अरबाज की आंख खुली तो देखा कि सनाबिल सो रही थी। उसकी मासूम चेहरे को देखकर अरबाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत अरसे के बाद वो मुस्कुराया। उसका चेहरा ही नहीं, उसकी बातें, उसके सवालात और उसके ख्यालात सब अरबाज के दिल में घर कर गए थे। वो उससे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उसके लिए एक खुशगवार हवा के झोंके की तरह उसकी ज़िंदगी में आई थी। इतनी सारी परेशानियों भरी ज़िंदगी में सनाबिल की बातों ने बिल्कुल उसका ध्यान हटा दिया था। तो खामोशी से उसे सोता छोड़कर वो बाहर आ गया तो सुल्ताना बेगम उसी के इंतज़ार में बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, अरबाज ने कहा तो सुल्ताना बेगम ने उसके सवाल का जवाब दिया। नूरी, अरबाज का नाश्ता लेकर आओ, मैं और अरबाज साथ नाश्ता करेंगे आज। सुल्ताना बेगम ने कहा तो नूरी नाश्ता लेने चली गई। मुझे यकीन है कि तुमने अपना हक़ ज़ौजियत वसूल कर लिया होगा उस लड़की से, अचानक से सुल्ताना बेगम ने कहा तो उनकी बात पर अरबाज थोड़ा हैरान और परेशान हो गया था। उन्हें तवक्को न थी कि सुल्ताना बेगम इस कदर खुल के ये बात कह देंगी। वो अभी बहुत छोटी है अम्मा जान, और मैं इतना जालिम नहीं हूँ। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं उसके करीब नहीं जा सकता, ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। मैं वैसे भी चाइल्ड मैरिज के हक़ में नहीं था, लेकिन मजबूर हो गया था। अरबाज ने नज़रें चुराते हुए कहा, और इस तरह की बातें करते हुए उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सुल्ताना बेगम ने बात छेड़ ही दी तो वाज़े करना ज़रूरी था। नूरी नाश्ता ले आई। अरबाज ने चाय का कप उठाया और पीने लगा। वो तुम्हारी बीवी है, तुमने शरई निकाह किए है उससे, और उसके बाप ने खुद वली बनकर उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। सुल्ताना बेगम ने उससे कहा, मैं इस बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता अम्मा जान, और
अरबाज चाय का कप ख़त्म करते हुए उठा और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मैंने तो सोचा था कि जवान मर्द है और उस नाजुक कली को मसल देगा, उसको तकलीफ हो तो मुझे सुकून आए, लेकिन लग रहा है कि वो लड़की फूलों की सेज में बैठने के लिए लाई गई है। सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा, उठो लड़की, महारानी नहीं हो जो दिन चढ़े तक सो रही हो। उठो, घर में करने के लिए बहुत से काम पड़े हैं। सनाबिल गहरी नींद सो रही थी कि झंझोड़ कर सुल्ताना बेगम ने उसे जगाया और वो हड़बड़ा कर उठी। मैं कहाँ हूँ और अम्मी किधर हैं? नींद से जागते ही सनाबिल ने कहा। उसे एक पल को याद ही ना आया कि क्या कुछ हो चुका था। अम्मी तुम्हारी नहीं है, कहीं भी नहीं, और यहाँ अब सिर्फ मैं हूँ और मेरा हुक्म चलेगा। उठो, सुल्ताना बेगम ने कहा तो उनकी शक्ल देखकर रात वाला सारा वाक़या सनाबिल को याद आ गया। मेरे लिए नाश्ता भिजवा दे, सनाबिल ने जमाई रोकते हुए बोला। नाश्ते की बच्ची, चल उठ और काम पर लग जा। सुल्ताना बेगम ने उसे बालों से खींचा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आई। नूरी ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गई। छोड़े मुझे, वरना मैं अपने शौहर से आपकी शिकायत लगा दूंगी। ये देखा नहीं आपने कि कल किस तरह उन्होंने आपको रोक दिया था? आज भी अगर उनको पता चला कि आपने मेरे साथ कोई जुल्म किया तो बहुत बुरा होगा। सनाबिल ने वार्निंग देते हुए अंदाज में उंगली सुल्ताना बेगम को दिखाई तो वह हैरान रह गई। अच्छा, तो अब तो मुझे वार्निंग दोगी, मुझे धमकियाँ दोगी? किसकी शय पर? उसके भाई के कातिल की बहन हो तुम। इतना हवाओं में मत उड़ो और थोड़ी सी इंसानी हमदर्दी उसने क्या कर दी, मुझे धमकियाँ देने पर उतर आई हो? सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा। बेगम साहिबा, होश की नाखुन ले, अरबाज खानज़ादा को पता चल गया तो वो आपसे नाराज़ होंगे। देखा नहीं था कल किस तरह उन्होंने इस लड़की को बचाया? इस तरह तो आप ही अपने बेटे की नज़रों में गिर जाएंगी, जालिम बन जाएंगी और उसकी नज़र में, और फिर वो इस लड़की को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चला जाएगा और आप हाथ मलती रह जाएंगी, नूरी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। दूसरी तरफ सनाबिल उसे सोच में थी कि उसके भाई का जिक्र इस तरह से क्यों हो रहा है। क्या किया है आखिर नादिर भाई ने? उसको लग रहा था कि घर वालों ने उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई है। इतने में एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथ में कुछ सामान था। ये सब क्या है? सुल्ताना बेगम ने पूछा। ये लैपटॉप और नया मोबाइल है। अरबाज खानज़ादा ने छोटी बेगम के लिए ये सब मंगवाने को कहा था, यही लेने के लिए मैं शहर गया था। मुलाजिम की बात सुनकर सुल्ताना बेगम हैरान हो गई और अभी इस लड़की को आए एक दिन भी नहीं हुआ और उसके लिए तोहफे तहफ़ शुरू हो गए। हाय अल्लाह, मेरी मुंह दिखाई। सनाबिल ऐसे लपकी और मुलाजिम के हाथ से लैपटॉप और मोबाइल लेकर फौरन से कमरे की जानिब भागी और कमरा लॉक करने की आवाज़ आई। देख लिया बेगम साहिबा आपने, इस लड़की की क्या औकात है। इस भूल में मत रहें कि अरबाज खानज़ादा आपकी हर बात मानेंगे। आपने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अरबाज खानज़ादा के निकाह में कमसिन और हसीन लड़की को देकर जवान मर्द है और रातों रात ही खुल गया इस लड़की के हुस्न के आगे। आपका मुकाबला एक 15 साल लड़की से नहीं, अब आपका मुकाबला अरबाज खानज़ादा की बीवी से है। देखा नहीं कि लड़की कितनी तेज़ तरार है, जो आपको अगली सुबह ही धमकी दे रही थी, और ये धमकी अरबाज खानज़ादा की शहबरी दे रही है, और सुबह सवेरे उसकी मुँह दिखाई का तोहफा भी पहुँच गया हवेली में। मामला इतना सीधा नहीं, आपको उल्टी चाल चलनी पड़ेगी, नूरी ने हमेशा की तरह समझाने वाले अंदाज में कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरा मकसद तो यही था कि इस लड़की को यहाँ लाकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दूँ, ताकि मेरी ममता को तस्कीन मिल जाए। मगर यहाँ तो ये लड़की एक ही दिन में रानी बन गई, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर इस पर जुल्म किया तो अरबाज की नज़रों में गिर जाऊँगी। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा इस छटांग भर की लड़की के लिए, सुल्ताना बेगम ने सोचने वाले अंदाज में कहा। अरबाज खानज़ादा घर आया तो देखा कि सनाबिल बहुत खुश और लैपटॉप की सेटिंग में मसरूफ़, मोबाइल में अलग से मसरूफ़ थी। मिल गई तुम्हें तुम्हारी मुँह दिखाई, अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा और कोट उतार कर वॉशरूम में घुस गया। सनाबिल के जवाब तक सुनने की उसने जहमत न की। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकला। शुक्रिया आपका। जब वो बाहर आया तो सनाबिल ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा हक था, हर लड़की का हक होता है कि उसका शौहर उसे शादी की पहली रात मुँह दिखाई दे। वैसे भी इतनी प्यारी हो, ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे प्यारे चेहरे के सामने, अरबाज ने दिल से तारीफ़ करते हुए कहा। उसकी तारीफ़ पर सनाबिल कुछ अजीब सा महसूस करने लगी, जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक पल को वो सोच में पड़ गई। आपको पता है, आपकी अम्मा ने फिर सुबह मेरे बाल खींचे, मुझे घसीटते हुए बाहर ले गई। इतनी जालिम है आपकी अम्मा, आखिर वो ऐसी क्यों है? उन्हें मुझसे क्या मसला है, और नादिर भाई ने ऐसा क्या किया जो वो नादिर भाई पर इतना गुस्सा है? सनाबिल को याद आया तो उसने बता दिया। अरबाज को सुनकर अफसोस हुआ और वो समझ गया था कि उसकी अम्मा दुख और परेशानी से गुजर रही हैं। उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का गम है और इस गम में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो अपना गुस्सा कहीं उतारना चाहती हैं और उनको लगता है कि वो सनाबिल पर ही अपना गुस्सा उतार सकती हैं। अच्छा, फिर किसने तुम्हें छुड़वाया? अरबाज ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। किसी ने भी नहीं,
मैंने बस उनको धमकी दी थी कि मैं आपको बता दूंगी, और वो डर गई उस धमकी से। सनाबिल ने पुरजोश होकर बताया। अच्छा जी, तुमने अम्मा को धमकी भी दे दी? इतनी बहादुर हो तुम। अरबाज वाकई उसकी बहादुरी से मुतासिर हुआ। थोड़ी बहुत बहादुर हूँ, और फिर आपने मेरा साथ भी तो दिया था, मुझे उनसे बचाया, तो मुझे यकीन था कि अब आप सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह बचाते रहेंगे। आप वाकई मेरे शौहर हीरो हैं, बिल्कुल वैसे हीरो जैसे ड्रामों में हीरो होते हैं जो अपनी बीवी को बचाते हैं। अब मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरा हीरो सबसे अच्छा है। सनाबिल ने सर ऊंचा करके कहा तो अरबाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत ड्रामे फिल्में देखती हो तुम, अरबाज ने कहा और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? रात मुझे अम्मी के पास जाना है और उनकी याद आ रही है मुझे। इतनी देर से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, सनाबिल ने कहा तो एकदम से अरबाज के तासुरात बदल गए। तुम्हारा उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना तुम वहाँ जाओगी और ना वो लोग यहाँ आएंगे। भूल जाओ उन लोगों को। अब यही तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुमने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। तुम्हें जो चाहिए यहाँ मिलेगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अम्मा सही से भी मैं दोबारा बात करता हूँ और बस अपने माँ बाप को भूल जाओ, अरबाज ने सख्ती से कहा। वो हैरत से अरबाज को देखने लगी। उसका हीरो एकदम से विलन बन गया था और वो थोड़ी देर के बाद उसको देखती रही और फिर अचानक से उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अरे रो क्यों रही हो? अरबाज ने उसे रोता हुआ देखा तो परेशान हो गया। तो और क्या करूं, आप भी जालिम ही हैं, कोई हीरो वीरो नहीं है आप। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनके पास लेके चलें। इतनी देर से मैं यहाँ हूँ और इतनी देर तक तो मैं उनसे दूर रहती भी नहीं, उसने रोते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि उन लोगों ने तुम्हें फरसूदा रसूमात की भेंट चढ़ा दिया है। अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। तुम्हें उनसे नफरत करनी चाहिए। उनको तुमसे कोई प्यार नहीं और उनको सिर्फ तुम्हारे भाई से प्यार है। उनको बेटी की ज़रूरत नहीं, उनको बेटे की ज़रूरत है। उन्होंने तुम्हें जहन्नुम में झोंककर अपने बेटे को बचाया और यही तुम्हारे माँ बाप की हकीकत है, अरबाज ने कहा तो वो फटी फटी आंखों से अरबाज को देखने लगी। आखिर क्या किया है नादिर भाई ने? कोई मुझे भी तो बताए, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं सब, सनाबिल ने गुस्से से कहा। तुम्हारे भाई ने मेरे जवान भाई को मारा है। तुम्हारे घर वालों ने शायद तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे नादिर भाई ने मेरे छोटे भाई को जान से मार दिया है, अरबाज ने कहा तो वो हैरान से रह गई। नादिर भाई ऐसा नहीं कर सकते, सनाबिल ने कहा। वो ऐसा कर चुका है और अब छुपता फिर रहा है और उसके खून बहा के बदले में तुम यहाँ पर आई हो। मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि नादिर को मेरे हवाले कर दे, लेकिन उसने अपने बेटे को बचा लिया और तुम्हें उसकी जान के सदके में दे दिया। बस इतनी सी बात है, अरबाज ने कहा तो सनाबिल अपना सर पकड़ कर रह गई। उसका छोटा सा दिमाग ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अगले ही पल वो गिर कर ज़मीन बोस हो गई। तो अरबाज फ़ौरन से उसकी जानिब लपका। सनाबिल होश में हो, अरबाज उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेहोश पड़ी हुई थी। अरबाज ने फ़ौरन से पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो होश में आने लगी। अरबाज ने अपनी बाहों में उसे उठाकर बेड पर लेटाया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो एक छोटी सी बच्ची उससे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यकीनन उसका दिमाग ये सब बातें करने के काबिल नहीं फ़िलहाल। सुनो, ये सुबह सनाबिल की चाय में मिला देना, सुल्ताना बेगम ने एक दवाई की शीशी नूरी के हवाले करते हुए कहा। इसमें क्या है बेगम साहिबा? नूरी ने हैरत से पूछा। इसमें जहर है, बस मैं उस लड़की को मज़ीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए खून का बदला खून है और मैं उस लड़की की जब तक जान नहीं ले लेती तब तक मेरी ममता को चैन नहीं आएगा। ये मर जाएगी और मुनव्वर शाह के घर में जब मातम होगा तब मुझे सुकून आएगा। मैं अब एक दिन भी उस लड़की को जिंदा नहीं रखना चाहती। ये मर जाए और इसके मौत की खबर मुनव्वर शाह तक पहुँचे और वहाँ सिर्फ मातम बिछ है, तब मुझे लगेगा कि मुझे बदला मिल चुका है, सुल्ताना बेगम ने कहा। नूरी परेशान हो गई थी और वो जैसी भी थी लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती थी। इस औरत का तो दिमाग ख़राब हो गया है। अब मैं इसकी वजह से किसी की जान तो नहीं ले सकती, और अगर मैंने ये नहीं किया तो ये खुद उस लड़की को जहर दे देगी। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं एक लड़की की मौत का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकती। सब कुछ जानते बूझते हुए मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। मेरे भी बच्चे हैं और मेरी भी बेटियां हैं। नूरी को परेशानी ने घेर लिया था। सुबह भी उसने सिर्फ इसलिए सुल्ताना बेगम को रोका था कि वो सनाबिल पर मज़ीद जुल्म ना कर सके, इसलिए अरबाज खानज़ादा का नाम लेकर उनको रोकना चाहा, लेकिन अब ये औरत रुकने वाली ना थी। नूरी को सारी बात समझ में आ गई थी। रात भर नूरी को नींद ना आई। वो सोचती रही कि अब क्या करे। सुबह उसको सनाबिल की चाय में वो दवाई मिलाने को कहा गया था, और अब अगर उसने ऐसा ना किया तो सुल्ताना बेगम कुछ भी कर सकती थी। नूरी बस सारी रात करवट बदलती रही कि क्या करे।
बिलाखिर वो उठ गई और उसने सोचा कि अरबाज खानज़ादा से बात किए बगैर मसला हल नहीं होगा। उसने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। वो दबे पाँव चलती हुई अरबाज खानज़ादा के कमरे तक आई। वो जानती थी कि अरबाज खानज़ादा देर से सोता है और उसने दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ी देर के बाद अरबाज खानज़ादा ने दरवाज़ा खोला तो नूरी को सामने खड़ा देखकर परेशान हो गया। क्या बात है नूरी, खैरियत तो है? तुम इस वक्त यहाँ? अरबाज ने हैरत से पूछा। जी साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, नूरी ने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? यहाँ नहीं कर सकती, कहीं और चलें, बात बहुत ज़रूरी है और सुबह से पहले करनी है, नूरी ने इधर उधर देखते हुए कहा। अच्छा तुम छत पर जाओ, मैं वहाँ पर आता हूँ, अरबाज ने कहा तो नूरी छत की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद छत पर आ गया। हाँ बोलो, ऐसी भी कौन सी आफत आ गई है? अरबाज ने कहा। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपकी अम्मा का ज़हनी तवाज़ुन मुझे सही नहीं लग रहा। वो अपने बेटे के गमों में इस कदर डूब चुकी हैं कि उन्हें अब किसी की भी परवाह नहीं, नूरी ने घबराते हुए कहा। और उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसको महसूस हो रहा था कि उसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। यकीनन वो बहुत बड़ी बात करने जा रही थी। उसको ये भी नहीं मालूम था कि अरबाज खानज़ादा उसकी बात का यकीन भी करेगा या नहीं। वो अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ दांव पर लगा रही थी, सिर्फ सनाबल की ज़िंदगी बचाने के लिए। और मैं जानता हूँ कि अम्मा बहुत परेशान है, मैं उनकी ज़हनी हालत समझ रहा हूँ और इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा। कि ऐसा भी क्या हो गया जो आधी रात को मुझे आपने यहाँ पर बुला लिया? अरबाज ने पूछा। वो बेगम साहिबा सनाबल बीबी को जान से मारना चाहती हैं। उन्होंने मुझे जहर की शीशी दी है और कहा है कि मैं कल सुबह ही जहर सनाबल बीबी की चाय में मिला दूँ। वो कह रही थी कि जब तक वो सनाबल को जान से नहीं मारेंगी सुकून से नहीं बैठेंगी, और अपने बेटे की मौत का यही बदला उनको लग रहा है कि सनाबल मर जाए और मुनव्वर शाह के घर में सफ़े मातम बिछ जाए। मैं जानती हूँ कि उनकी ज़हनी हालत सही नहीं है, लेकिन ये एक गलत है। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी भी हूँ या बुरी भी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ और मैं कातिल बनना भी नहीं चाहती और अपने सामने किसी मजलूम को जान से नहीं मारना चाहती। सुबह भी उन्होंने सनाबल बीबी को मारने की कोशिश की, मैंने उनको समझाकर चुप करवा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक चली जाएंगी। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात का यकीन भी करेंगे या नहीं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। अब आगे क्या करना है आप खुद बताइए, क्योंकि कल वो मुझसे इस बारे में सवाल करेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। नूरी ने अपनी चादर को संभालते हुए झुके हुए सर के साथ कहा तो अरबाज का सर घूम गया। अरबाज एक ठंडी आह लेकर रह गया कि आखिर वो अब क्या करे। मुझसे गलती हो गई कि अम्मा की बात मान ली। मुझे इस लड़की से निकाह नहीं करना चाहिए था। बात इस हद तक बढ़ जाएगी मुझे नहीं मालूम था। जो भी है, अब सनाबल मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है। ना मैं उस पर जुल्म कर सकता हूँ और ना उस पर जुल्म होते हुए देख सकता हूँ। अब मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊँ? अरबाज ने परेशानी से कहा। मेरा मशवरा यही है कि आप सुबह ही नाश्ते से पहले सनाबल बीबी को कहीं ले जाएं और दोबारा इस हवेली में ना लेकर आइए। उनका कोई बंदोबस्त कर दीजिए, क्योंकि आपके पीछे किसी भी वक्त सुल्ताना बेगम उनकी जान ले सकती हैं। नूरी ने मशवरा दिया। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे सनाबल को यहाँ से निकालना ही होगा। अब उसकी जान को ख़तरा है और वो इतनी मासूम है कि मुझे रह रह कर शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने इतना गलत फैसला इतनी जल्दबाजी में और जज्बात में कैसे कर लिया। मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं था, अरबाज ने अफसोस से कहा। लेकिन मैं सुबह सुल्ताना बेगम को क्या जवाब दूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ज़रूर उसके बारे में मुझसे सवाल करेंगी। नूरी की परेशानी अपनी जगह थी। तुम उनसे कहो कि तुमने दवाई सनाबल के चाय में मिला दी है, आगे मेरा काम है कि मुझे क्या करना है। लेकिन तुमने दवाई मिलानी नहीं उसकी चाय में, बस उनको ये झूठ बोलना है कि, अरबाज ने कहा तो नूरी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। अरबाज सब खुले आसमान तले परेशान खड़ा था। नूरी कांपते हुए हाथों से सुबह सनाबल के लिए नाश्ता लेकर गई। सुल्ताना बेगम ने खुद अपनी मौजूदगी में उसकी चाय में वो दवाई मिलाने को कहा और नूरी के सर पर खड़े होकर सारी कार्रवाई अंजाम दी। नूरी आहिस्ता आहिस्ता अरबाज खानज़ादा के कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, सुल्ताना बेगम के चेहरे पर इत्मीनान आता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद नूरी कमरे से बाहर निकली और अरबाज खानज़ादा कमरे में ना था और वो सवेरे ही बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद सनाबल की एक चीख सुनाई दी। नूरी अंदर भागी तो सनाबल फर्श पर बेहोश पड़ी थी। सुल्ताना बेगम भी अंदर आई तो देखा कि सनाबल बेहोश है। मर जाने दो इसे यहाँ तड़प तड़प कर, कोई इसे नहीं उठाएगा, सुल्ताना बेगम ने कहा। उनके चेहरे पर सुकून था और वह सनाबल को तड़पता हुआ देखना चाहती थी। इतने में एकदम से अरबाज खानज़ादा आ गया और सनाबल को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। नूरी, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अरबाज खानज़ादा ने नूरी को हिदायत दी तो नूरी भागती हुई गई और ड्राइवर को हिदायत दी। इसे क्या हो गया है अचानक से, ये क्यों बेहोश हो गई है? सुल्ताना बेगम ने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा।
मुझे नहीं पता, लेकिन शहर लेकर जाना पड़ेगा, अरबाज ने कहा और उसे उठाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। नूरी घबरा कर अंदर आई। शहर तो बहुत दूर है, जब तक ये शहर तक पहुंचेगी तब तक इस लड़की का काम तमाम हो चुका होगा, सुल्ताना बेगम ने फखरे अंदाज में कहा। आंखें खोल लो अब, अरबाज खानजादा ने सनाबिल से कहा तो उसने पहले मुस्कुरा कर एक आंख खोली, फिर दूसरी खोली और फिर उठकर खड़ी हो गई। ड्रामे देख देख कर बहुत अच्छी अदाकारी करने लगी हो, अरबाज ने दाद देते हुए उसे कहा। हाँ, ड्रामे देखने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, सनाबिल ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आपने मुझे ये सब अदाकारी करने को क्यों कहा, ये तो बताएं, सनाबिल ने पूछा। और वो बोला कि बाद में बताऊंगा। शहर वाला घर आ गया था और अब तुम इस घर में रहोगी जब तक मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करवा लेता, अरबाज ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा तो सनाबिल हैरान रह गई। किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स, सनाबिल ने पूछा। मैं तुम्हें फ़िलहाल मुल्क से बाहर भिजवा रहा हूँ, वहाँ तुम हॉस्टल में रहोगी और कॉलेज में पढ़ोगी, अपनी तालीम मुकम्मल करोगी और जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा और फिर हम बाकायदा शादी करेंगे, अरबाज ने कहा। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है, सनाबिल ने मासूमियत से कहा। जिन हालात में हमारी शादी हुई है ना, बस उसको तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई शादी भी हुई और फ़िलहाल अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैंने जो इतनी बड़ी गलती कर दी, बल्कि इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, अम्मा बेगम के कहने पर अब मैं अपनी इस गलती को संवारना चाहता हूँ और गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे वालिदैन के पास तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ कि तुम्हारा बचपन मज़ीद बर्बाद ना हो और तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाए। जब तुम वापस आओगी तो फैसला तुम्हारा होगा कि तुमने मेरे साथ रहना है या नहीं, अरबाज ने कहा। मुझे आपके साथ रहना है, आप मुझे अच्छे लगते हैं और आप मुझे बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। सनाबिल को बाहर जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि अम्मा साईं तुम्हें जान से मारना चाहती हैं सनाबिल, और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद में किसी गुनाह में हिस्सेदार बनूं, अरबाज खानजादा ने कहा। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है और आप मुझे अच्छे लगते हैं। आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। बस एक गंदी बात है आप मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने नहीं देते, सनाबिल ने याद दिलाया। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं अच्छा तो हूँ मगर बहुत अच्छा नहीं हूँ, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। पेरेंट्स से मिलने की बात आइंदा मत करना। हर लड़की की शादी होती है तो उसे अपने माँ बाप को छोड़ना ही पड़ता है, अरबाज ने कहा। लेकिन मैं स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं जाऊँगी, यहाँ पर ही पढ़ूंगी, सनाबिल ने जिद की। तुम्हारे साथ मसला क्या है, अभी तुम बहुत छोटी हो और मैं इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहता हूँ कि मैंने एक बच्ची से निकाह किया है। जितना तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी उतना ही मुझे गिल्ट होता रहेगा और मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं चाहता हूँ कि कुछ साल तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें ना देखूँ और फिर इतने सालों बाद जब हम मिले तो फिर फैसला तुम्हारा होगा, अरबाज ने कहा। और वो बोली कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, अरबाज ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बाहर जाने से पहले एक बार मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे सज़ा दी गई है और मैं आपकी निकाह में सज़ा के तौर पर आई हूँ। अब मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में आने लगी हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे आप मिल गए। हाँ, मैं छोटी हूँ, लेकिन इतनी छोटी नहीं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। मेरा आज भी यही फैसला है कि मुझे आपके साथ रहना है, क्योंकि आपके साथ रहकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा है। जितना आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने तो मुझे प्रोटेक्ट किया ही नहीं, उन्होंने तो मुझे फेंक दिया था, जहन्नुम में झोंक दिया था। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहम किया और आप जैसा शख्स सामने ला खड़ा किया। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं जब सालों बाद वापस आऊँगी तब भी आप ही मेरे हीरो होंगे, सनाबिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अरबाज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन एक बार मैं तुम्हें उनके पास ज़रूर भेजूँगा। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि वहाँ जाने के बाद तुम वापस ज़रूर आओगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, किसी के साथ तुम्हें भेज दूँगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम वादा करो कि तुम वापस आओगी। ऐसा ना हो कि तुम वहाँ जाकर वापस वहीं पर रुक जाओ और मुझे धोखा दे दो। मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, आप मेरा यकीन करें, मैं आपकी हूँ और आप ही की रहूँगी, सनाबिल ने कहा। तो अरबाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहाँ है सनाबिल? अरबाज जब हवेली वापस आए तो सुल्ताना बेगम ने परेशानी का नाटक करते हुए पूछा। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत ठीक नहीं है और कुछ अर्सा वो वहीं पर रहेगी। जब ठीक होगी तो मैं उसे यहाँ ले आऊँगा, परेशान मत हो, अरबाज ने कहा और अपने कमरे में चला गया। यानी कि वो बच गई, सुल्ताना बेगम ने दिल में सोचा। चलो, उसकी हालत नाजुक है, मर ही जाएगी। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद जब सनाबिल की कोई खबर ना आई तो सुल्ताना बेगम को परेशानी होने लगी। वो अरबाज के कमरे में गई और उससे सनाबिल के मुतालिक सवाल किया। अम्मा, मैंने उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया है और अब वो 4 साल बाद ही वापस आएगी।
अरबाज ने जैसे अपनी माँ के सर पर बॉम्ब फोड़ा था। ये क्या कह रहे हो तुम? दुश्मन की बेटी को तुमने मुल्क से बाहर भिजवा दिया? आखिर क्यों? क्या इलाज के लिए भेजा है? क्या मसला है, मुझे बताओ। सुल्ताना बेगम का जब्त जवाब दे गया। मसला ये है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं एक मासूम सी बच्ची को आपके कहने पर यहाँ लेकर तो आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी जान को खतरा है, और उसकी जान को किसी और से नहीं, मेरी माँ से खतरा है। मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। उसके भाई ने आपके साथ गलत किया है और उसके भाई ने आपकी कोख उजाड़ दी है। आपके साथ हकीकत में जुल्म हुआ है अम्मा, लेकिन आपके साथ ये जुल्म सनाबिल ने नहीं किया। यही हकीकत है। हम सब ने अपना बदला सनाबिल से लेना चाहा, जिसका इस सारे किस्से में कोई कसूर ही नहीं था। इससे तो बेहतर था कि मैं खून बहा में मुनव्वर शाह की ज़मीनें ले लेता, तो कम अज़ कम मेरे ज़मीर पर यह बोझ तो ना होता कि मैंने एक मासूम लड़की के साथ गलत किया। लेकिन अब जबकि मैंने गलत कर ही दिया है, तो गलती को सुधारना भी बनता था। आप मुझसे नाराज़ होंगी, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लिए ये बात ज़्यादा अहम है कि मेरा खुदा मुझसे नाराज़ ना हो, और मैं इस मामले में मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता, अरबाज ने कहा, और वो वहाँ से चला गया। सुल्ताना बेगम बस देखती रह गई और उन्होंने जो बसात बिछाई थी वो उन पर ही उल्टी पड़ गई। 4 साल बाद अरबाज खानज़ादा फूलों का खूबसूरत सा गुलदस्ता लिए कराची एयरपोर्ट पर खड़ा अपनी मनकूहा का मुंतज़िर था, जो 4 साल बाद वापस पाकिस्तान आ रही थी। उन 4 सालों में उसने सनाबिल से बस इतना ही राब्ता रखा कि कभी कभार उसको फ़ोन कर लिया करता, उसकी खैरियत पूछने के लिए, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ना ही तो उसने कभी वीडियो कॉल की, ना ही कोई तवील गुफ्तगू की, बस उसकी खैरियत पूछता और फ़ोन बंद कर देता। अब सबसे ज़्यादा खौफ उसे इस बात का था कि वो प्यारी सी लड़की जो ये वादा करके गई थी कि वो उसी के साथ रहेगी, अब पता नहीं अपने वादे पर कायम रहेगी भी या नहीं। उन्हीं सोचों में वो भी डूबा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सामने आने वाले मुसाफिरों में वो कहीं उसे नजर न आई। सारे मुसाफिर जा चुके थे, लेकिन सलाबिल नहीं आई, तो वो नहीं आई, और शायद अब कभी आएगी भी नहीं। अरबाज खानज़ादा ने ज़ेरे लब कहा। मैं ही खुशफहमी में था कि वो वापस आएगी, लेकिन वो नहीं आई। वो सोच रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर दस्तक देने वाले अंदाज में उंगली रखी। जी आप कौन? अरबाज खानज़ादा ने सवालिया नज़रों से पीछे खड़ी लड़की को देखा और पहचानने की कोशिश की। वो एक दराज कद की लड़की थी। 4 सालों में इतनी तो नहीं बदली मैं कि मेरा शौहर मुझे पहचान ही ना पाए, सनाबिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पहले वो हैरान हुआ और फिर सवाल किया, सनाबिल? अरबाज खानज़ादा ने उसका नाम पुकारा तो सनाबिल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। क्यों, क्या मैं पहचानी नहीं जा रही? तुम बड़ी हो गई हो। मेरे जहन में अभी भी 15 साल सनाबिल का खाका था शायद, और मैं उसी को ढूंढ रहा था, अरबाज खानज़ादा ने कहा। मेरा सिर्फ कद लंबा हुआ है, लेकिन मैं वही हूँ, वैसी हूँ, और आज भी अपने वादे पे कायम हूँ, सनाबिल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो घर चलते हैं, अरबाज बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ गए दोनों। वो घर पहुंची तो सारा घर फूलों से मुअत्तर था। उसके चलने के रास्ते में फूल बिछाए गए थे। सनाबिल देखकर बहुत खुश हुई। और इतना इंतज़ार था आपको मेरा? 4 सालों में एक पल, एक लम्हा भी मैं तुम्हें नहीं भूला। हमेशा यही दुआ की कि तुम अपने वादे पे कायम रहो। हालांकि उस वक्त ये सारी बातें तुमसे करते हुए मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन अरबाज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन ये कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सनाबिल ने उसका जुमला मुकम्मल किया। हाँ, तुमसे मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे कुछ अजीब महसूस नहीं होगा, अरबाज खानज़ादा ने उसके प्यारे से गालों को छूते हुए कहा। तो सनाबिल बेख्तियार अरबाज से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया? हाँ, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी सी उम्र में मुझे समझ आ गया था कि आप कितने अच्छे हैं। मैं चाहती तो आज कोई दूसरा रास्ता चुन सकती थी। मैं आज़ाद लड़की हूँ अब, और लेकिन आप ही मेरा रास्ता है, आप ही मेरी मंजिल हैं और बस, सनाबिल ने कहा। तो अरबाज ने भी उससे अपने